हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका को समझेंगे, जो कि ऐसा साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सेल के पार्ट के बारे में पूछते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका काम क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, इनमें क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। ये सब क्वेश्चन कोशिका से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल यानी कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल यानी कोशिका। जैसे कैसे समझेंगे, जैसे मकान है। अब मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट, क्योंकि एक एक ईंट से मिलकर एक दीवार बनती है और एक एक दीवार से मिलकर एक मकान बना है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, तो सेल से मिलकर टिश्यू यानी ऊतक, कई सेल मिलकर एक टिश्यू बनते हैं ऊतक, और ऊतक मिलकर ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, और ये अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टमों से मिलकर क्या बनता है? बॉडी। तो बॉडी की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या हुई? सेल। माने सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो बॉडी की सबसे सूक्ष्म इकाई सेल। उसी प्रकार जैसे मकान की सूक्ष्म इकाई क्या थी? ईंट। उसी प्रकार बॉडी की सूक्ष्म इकाई सेल होगी। अब हम देखते हैं कोशिका में। तो कोशिका कैसी? जीवन की मूल इकाई। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसकी खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक हैं जो डेड सेल माने मृत कोशिकाओं के लिए खोज करता है, रॉबर्ट हुक। और ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, ल्यूवेन हॉक। यह याद रखना कि मृत कोशिकाओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की है? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पितामह माने कोशिका के पितामह किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पितामह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पितामह A.K. शर्मा, जो कैसे भारतीय थे। कोशिका का पितामह A.K. शर्मा को कहा जाता है, जो भारतीय थे। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लेडन और स्वान द्वारा। स्लेडन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि कोशिका सिद्धांत है क्या। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कोशिका सिद्धांत है क्या। तो कोशिका सिद्धांत था कि हर एक जीव बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह कोशिका सिद्धांत था। किसने दिया था? स्लेडन और स्वान द्वारा। यह याद रखना, स्लेडन और स्वान द्वारा। कोशिका सिद्धांत की कुछ अब बात भी है, जैसे वायरस और आरएनए भी है। आरबीसी, वायरस और आरबीसी। वायरस 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 क्यों है इसका बात? वायरस इसलिए है कि कोशिका में क्या होता है, सेल पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में सेल पाए भी जाते हैं, नहीं भी पाए जाते। यदि शरीर के बाहर रहता है तो यह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, माने इसमें सेल नहीं पाई जाती, यानी इसमें कोई कोशिका नहीं होती तब तक यह शरीर के बाहर है तब तक। और जब यह शरीर के अंदर चला जाए तो यह सजीव की तरह व्यवहार करती है और इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसीलिए यह वायरस अब बात के रूप में है। अब हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। यह सिंगल सेल यानी एकल कोशिकीय है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सिंगल कोशिकीय। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? यह बताइए। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसी है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन। और यह यहाँ पर जो यह एरिया क्या कहलाता है? यह एरिया एक्सन कहलाता है। इसका काम क्या होता है? यह सिग्नल को ट्रांसलेट कर रहा था। एक्सन का काम क्या था? सिग्नलों को ट्रांसलेट कर रहा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। यह याद रखना कि मानव शरीर की सबसे लंबी तो न्यूरॉन और सबसे छोटी इकाई कौन की है? तंत्रिका तंत्र की है, न्यूरॉन। और मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। यह याद रखना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं हैं दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कौन कहलाती हैं? यूकैरियोटिक वे कहलाती हैं जिनमें नाभिक
होता है। और प्रोकैरियोटिक जिसमें वास्तविक नाभिक व कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहती है। सीधी कहें तो यूकेरियोटिक में नाभिक होता है और प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हैं जो एकल कोशिकी वाले जीव हैं, यानी सिंगल कोशिकी वाले जीव है, सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक हैं जो एकल कोशिकी और बहुकोशिकी वाले जीव हैं। कैसे? तो प्रोकैरियोटिक केवल एक कोशिकी वाले हैं और यूकेरियोटिक तो एक कोशिकी हैं लेकिन साथ साथ बहुकोशिकी, मानी एक से ज़्यादा भी कोशिका हमारे यूकेरियोटिक सेल कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और आर्किया ये प्रोकैरियोटिक हो गए। और यूकेरियोटिक में प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, ये यूकेरियोटिक्स हो गए। मानव शरीर क्या है? यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। मानव शरीर में एक से अनेक कोशिकाएं, तो ये क्या हुआ? यूकेरियोटिक सेल। तो कोशिका का सिद्धांत हमने अभी देखा था कि सारे जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इसमें अब बात क्या था? वायरस और आरबीसी। वायरस को हम आपको समझा चुके हैं और आरबीसी बताएंगे अभी। सबसे पहले हम एक एक को देखते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स को देखते हैं पहले, फिर बाद में यूकेरियोटिक्स को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक्स में आपको ये देखो, एक यह डायग्राम देखना। इसमें सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका भित्ति होती है और भीतर की झिल्ली कोशिका झिल्ली। बाहर वाली सतह कोशिका की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और अंदर वाली सतह को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यह याद रखना, कोशिका भित्ति बाहर वाली और अंदर वाली कहलाती है कोशिका झिल्ली। तो बाहरी सतह बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स। ध्यान रखना, बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट, पौधों में, कवकों में और बैक्टीरिया में बाहरी सतह क्या होती है? कोशिका भित्ति। बाहरी सतह कोशिका भित्ति। मानव शरीर में देखो, ह्यूमन और एनिमल में बाहरी सतह कोशिका झिल्ली क्यों होती है? क्योंकि मानव में बाहरी सतह यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उनमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती, इसलिए उनकी बाहरी सतह क्या होगी? कोशिका झिल्ली। यहाँ से चित्र से इमेजिंग करिए कि अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली होगी। तो यही मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट्स में और फंगस या बैक्टीरिया इनमें दो ही पाई जाती हैं। तो सबसे बाहरी सतह होगी कोशिका भित्ति, है ना दोस्तों। अब हम इनको भी समझ लेते हैं, जैसे कोशिका भित्ति। सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया। प्लांट्सों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी रहती है? सेलुलोज की। प्लांट्सों की, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती, पौधों की सेलुलोज की। और फंगस, कवकों की काइटिन। कवकों की काय की बनती? काइटिन। कवक का से काइटिन। सेलुलोज प्लांट, पौधों की सेलुलोज और कवकों की काइटिन। और बैक्टीरिया, जीवाणु की पेप्टिन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है? पेप्टिन की। पौधों की सेलुलोज, कवकों की काइटिन और बैक्टीरिया पेप्टिन। यह याद रखना, कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो पौधों की सेलुलोज, फंगस की काइटिन और बैक्टीरिया की पेप्टिन। यह याद रखना। अब ह्यूमन में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती तो उसकी किस चीज़ की बनी? ह्यूमन में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यह भी याद रखना। ह्यूमन में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन की बाहरी सतह क्या है? तो बाहरी सतह कोशिका झिल्ली, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ह्यूमन की कोशिका बाहरी सतह क्या है? कोशिका झिल्ली। यह याद ना, कोशिका की बाहरी सतह क्या है? मनुष्यों की, तो कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति यह पादपों, जीवाणु तथा कवकों की सबसे बाहरी सतह है। मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? तो इसके कार्य देखते हैं। तो कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा कैसी सुरक्षा? रोशनी व उच्च ताप या निम्न ताप से सुरक्षा करना। रोशनी से या उच्च ताप या निम्न ताप से कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, यह कोशिका भित्ति का कार्य है। कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है? यह परागम्य होती है। कोशिका भित्ति की प्रकृति परागम्य, यह याद रखना। कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है? परागमय। परागमय कोशिका भित्ति की प्रकृति होती है। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। अभी हमने कोशिका भित्ति देखा, अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी सतह है मनुष्य में, क्योंकि कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो सबसे बाहरी सतह क्या हुई? कोशिका झिल्ली। और यह पादप, कवक तथा बैक्टीरिया एक दूसरी सतह है। पादप, कवक और बैक्टीरिया एक दूसरी सतह है, क्योंकि बाहरी सतह क्या है? कोशिका भित्ति और दूसरी सतह होगी कोशिका झिल्ली, है ना दोस्तों। हम देखते हैं कोशिका झिल्ली है जो
लियोप्रोटीन की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लियोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। और कोशिका भित्ति पारगम्य। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम, कोशिका भित्ति पारगम। यह लिपिड वसा मुख्यतः और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली है जो लिपिड या वसा से मुख्यतः प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका कार्य क्या है इसका? तो यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करती है। जैसे एक यह हो गई एक कोशिका, एक दूसरी कोशिका यह हो गई, तो एक कोशिका झिल्ली का कार्य होता है कि जो इसमें से जो ज्यादा पोषक तत्व हैं, इस पोषक तत्वों को इस कोशिका झिल्ली में पहुंचाना यह कोशिका झिल्ली का कार्य होती है। क्योंकि यह झिल्ली है जो अर्धपारगम है, इसीलिए यह पोषक तत्वों को इस पोषक तत्व में पहुंचा सकती है। अच्छा, यह बताइए कि यह कोई कोशिका हो गई लगभग, और इसमें बाहरी सतह हो गई कोशिका भित्ति और अंदर वाली सतह होगी कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो मनुष्य में कोशिका भित्ति तो नहीं पाई जाती, लेकिन हम प्लांट्सों की समझ ले, प्लांट्सों में पाई जाती कोशिका भित्ति। यदि यह अंदर वाली यानी कोशिका झिल्ली नहीं होती तो बनता काम के नहीं। जब कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो उसमें जो पोषक तत्व है वो तो बाहर निकल जाते। तो कोशिका झिल्ली जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कोशिका झिल्ली। दोस्तों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव का क्या कार्य होता है? इसका कार्य है कोशिकाओं को नमी प्रदान करना। कोशिका द्रव का कार्य क्या है? कोशिकाओं को नमी प्रदान करना यानी आर्द्रता प्रदान करना। कोशिका झिल्ली का काम क्या था? किसी पोषक तत्व को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाना। और लेकिन ये कोशिका द्रव का काम है कि एक ही कोशिका में पोषक तत्वों को इधर से उधर करना ही, ये कोशिका के अंदर ही पोषक तत्वों को इधर से उधर करना, यह कोशिका द्रव का कार्य होता है। यह कोशिका का द्रव्य भाग होता है। कोशिका कैसा? लिक्विड भाग है, द्रव भाग। यह जल तथा नमक से मिलकर बना है। वो समझ ही गए, जब लिक्विड है तो जल तो उसमें होगा ही, जल तथा नमक से मिलकर बना है। इसमें ज्यादा मात्रा में पानी की होती है, ज्यादा मात्रा में पानी होगा जब लिक्विड है, ज्यादा मात्रा में क्या होगा? पानी। अतः यह कोशिकाओं को नमी प्रदान करता है। कोशिकाओं को नमी प्रदान करता है। वह कोशिका के भीतर पोषक तत्वों का संचार करता है। कोशिका के भीतर क्या, वह भी बताया हमने कि इसका कार्य क्या होता है। कोशिका के अंदर पोषक तत्वों को इधर से उधर करना, यह कोशिका द्रव का कार्य होता है। ठीक है, यह अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में ही होता है। अवायवीय श्वसन तो आप समझते होंगे। अवायवीय श्वसन है जो कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी। और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में कितनी बनती है? तो 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, याद रखना दोस्तों। हम देखते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र है जो डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर बना है। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन है जो एक प्रोटीन है, डीएनए और हिस्टोन से मिलकर क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र कैसा है? अनुवांशिक में मदद करता है। गुणसूत्र क्या है? अनुवांशिकता में मदद करता है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। यह दोस्तों याद रखनी है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जीन है। जीन का नाम किसने दिया था? जीन का नाम जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने दिया था जीन का नाम। ठीक है, तो यह डीएनए है जो क्रोमोसोम, यह कैसा, इसकी संरचना कैसी होती है? लगभग यह होती है, इसमें जो ये बना है, जो इसमें बार के रूप में होती है, ये क्रोमोसोम है। और इसमें जो बीच में जो बिंदु बिंदु से रखे हैं, ये डीएनए होता है। इस क्रोमोसोम की एक धागे नुमा संरचना सी होती है, आप चित्र से समझ सकते हैं। जीन किस चीज से बना है? तो जीन भी डीएनए प्लस हिस्टोन से बनता है। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन, अभी बताया था। जीन डीएनए प्लस हिस्टोन से बनता है और गुणसूत्र भी डीएनए प्लस हिस्टोन से बनते हैं। समझ गए दोस्तों? तो ये हमने अभी गुणसूत्र देखे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा रहे थे? प्रोकैरियोटिक सेल में अभी तक हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं आता, उसको हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यूकैरियोटिक सेल शुरू कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल, अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है। तो यूकैरियोटिक सेल हैं जो, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोटिक प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है? तो प्लांट सेल हैं जो कोशिका भित्ति होती है।
प्लांट सेलों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली। प्लांट सेल में क्या होता है? कोशिका भित्ति, और एनिमल सेल में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और प्लांट सेल में रिक्तियां कैसी होती हैं? बड़ी। प्लांट सेल में रिक्तियां कैसी होती हैं? बड़ी। और एनिमल सेल में छोटी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब इसमें की अंतर बहुत पूछते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर बहुत आते हैं, तो इसमें अंतर भी देख लेते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर। एनिमल सेल है जो, इसका आकार सामान्यतः छोटा होता है। जनरली इसका आकार कैसा होता है? आकार में छोटी होती है। एनिमल सेल सामान्यतः आकार में छोटी होती हैं और प्लांट सेल है जो जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं प्लांट सेल। अब दूसरा अंतर क्या होगा? कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, यानी एनिमल सेल है जो, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्यों? इसमें तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में सेलुलोज की एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेलुलोज की एक कठोर कोशिका भित्ति, जिसे क्या कहते हैं? यानी प्लाज्मा झिल्ली मौजूद रहती है। सेलुलोज की एक कठोर कोशिका भित्ति यानी प्लाज्मा झिल्ली मौजूद रहती है प्लांट सेल में। तीसरा अंतर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, यानी एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चौथा अंतर देखें तो चौथा अंतर, रिक्तियां छोटी पाई जाती। एनिमल सेल में रिक्तियां कैसी पाई जाती हैं? छोटी। और प्लांट सेल में स्थायी और बड़ी पाई जाती हैं, यानी प्लांट सेल में स्थायी और परमानेंटरी और बड़ी पाई जाती हैं रिक्तियां प्लांट सेल में। एनिमल सेल में कैसी होती हैं? छोटी। और प्लांट सेल में कैसी होती हैं? बड़ी। और गोल्गी उपकरण एक किंतु अति जटिल उपस्थित रहता है। एनिमल सेल में जो गोल्गी उपकरण है भाई, एक लेकिन बहुत ही जटिल, बहुत ही मजबूत उपस्थित रहता है गोल्गी उपकरण। गोल्गी उपकरण को अब बाद में बताएंगे अभी। और प्लांट सेल है जो, प्लांट सेल में इसमें गोल्गी तंत्र की कोई सरल इकाइयां जैसे डिक्टापोरम, डिक्टापोसोम कहा जाता है, डिक्टापोसोम कहा जाता है, वह मौजूद रहता है प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में गोल्गी उपकरण एक किंतु जटिल उपस्थित रहता है और इसमें क्या होता है? गोल्गी तंत्र की सरल इकाइयां, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहा जाता है, वह मौजूद रहता है प्लांट सेल में। अभी हमने यह पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। सबसे पहले केंद्रक का हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी खोजकर्ता कौन है? तो केंद्रक की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, सन 1838 में। कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? केंद्रक। कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग है केंद्रक, यह याद रखना। कोशिका का सबसे बड़ा भाग किसी कहा जाता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक में डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे आनुवांशिकता का केंद्रक कहा जाता है। आनुवांशिकता केंद्रक क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें कोशिका का, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, वह मैनेजर कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र इसी में है, इसीलिए इसे मस्तिष्क या मैनेजर कंट्रोलर कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव पाया जाता है। इसमें कौन सा द्रव भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव पाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं जीव द्रव। जीव द्रव क्या है? जीव द्रव है साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा का मिश्रण होता है। साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा का मिश्रण जीव द्रव कहलाता है। साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा का मिश्रण जीव द्रव कहलाता है। ज्ञात रहे कि पूरी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नामक द्रव पाया जाता है। पूरी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म द्रव पाया जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का मिश्रण होता है। इसकी खोजकर्ता कौन है? जीव द्रव की खोजकर्ता है पुरकिंजी। जीव द्रव की खोज किसने की थी? पुरकिंजी ने की थी। खोजकर्ता कौन हुए? पुरकिंजी। उन्होंने इसे कोशिका का सजीव द्रव कहा। कोशिका का सजीव द्रव, कोशिका का सजीव द्रव कहा जीव द्रव को। क्यों कहा? क्योंकि सजीव द्रव इसलिए कहा कि अगर वह बाहर निकल जाए तो कोशिका मर जाएंगी, तो इसीलिए कैसा हुआ? सजीव द्रव कहा है। कोशिकाओं का सजीव द्रव जीव द्रव को कहा गया है। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है? सबसे पहले खोजकर्ता देखेंगे तो खोजकर्ता कौन है?
रिचर्ड अल्टमैन 1894 में, रिचर्ड अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया आत्म प्रतिकृति अंग है, आत्म प्रतिकृति अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्म प्रतिकृति मतलब अपने समान एक दूसरी इमेज बना सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने ही समान एक दूसरी प्रति बना सकता है, यह आत्म प्रतिकृति कहलाती है। सेल माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया होती है कोश की माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है जो एटीपी उत्पन्न करते हैं। करने के संतुलित पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज से संबंधित में संग्रहित ऊर्जा को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी विखंडन द्वारा गुणन करता है। बाइनरी विखंडन जानते हो? बाइनरी विखंडन से जैसे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनना, ये बाइनरी विखंडन कराता है। जैसे कोई एक बड़ी कोशिका है वह टूट कर दो कोशिकाओं टूट जाए तो यह बाइनरी विखंडन कहलाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यह याद रखना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। यहाँ इसमें 36 एटीपी, हमने अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एटीपी पर निर्भर होता है, ठीक है। डीएनए इसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए तो पाया जाता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वह केवल माता का होता है, लेकिन जो केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है वह माता और पिता दोनों का होता था। आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।